नमस्कार साथियों, मैं अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है बख्तियारपुर। देखिए बख्तियारपुर लिख दिया है, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो शासक था उस समय बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय कर्नाट का जो शासक था नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नरसिंह देव। क्लियर? तो कर्नाट वंश का शासक कौन था जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे बिहार पर? तो उस समय जो है नरसिंह देव थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर किसका है? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के दौरान हुआ था? मगध पर मिहिर कुल का जो आक्रमण हुआ था किस शासक के दौरान हुआ था? जब मगध का साम्राज्य चल रहा था उस समय तो मिहिर मिहिर कुल जो है आक्रमण किए थे। तो उस समय जो है मगध का शासक नरसिंह गुप्त थे। उस समय कौन थे? नरसिंह गुप्त थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह गुप्त। क्लियर? देखिए बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय नरसिंह देव था। जब मगध पर मिहिर कुल आक्रमण किए थे तो उस समय जो है शासक कौन थे मगध का? तो नरसिंह गुप्त थे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है। क्लियर? और पटना जो है बिहार के 9 जिला से ये टच करते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, पटना जो है 9 जिला से टच करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? क्लियर? तो बिहार हेरोल्ड के संपादक जो थे वो गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु प्रसाद सेन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र अर्थात पावर हाउस, पावर सेंटर जो है, पावर हाउस जिसको कहते हैं, तो पावर कोशिका का जो पावर सेंटर है, पावर हाउस है, वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन, संचयन हो जाएगा, जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो पश्चिमी हिमालय की चर्चा कर रहा है। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो पश्चिमी हिमालय जो है उसमें जल संचयन की प्रणाली क्या है? तो गुल्स प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? गुल्स प्रणाली है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुल्स प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के काल में, हर्ष के शासन काल में, हर्ष के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे तो उस समय जो भू राजस्व का दर था 1/6 थे। 1/6 भाग हुआ करता था। तो ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो थे वो भानु अथैया थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के दी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के दी हेग में है, जिसकी कहता है कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। कितने न्यायाधीश नियुक्त होते हैं? कुल 15 न्यायाधीश। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बसंत, माता बसंत के उपनाम से किन्हें जानते हैं? माता बसंत जो है उपनाम है, तो किन्हें जो है माता बसंत के नाम से जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को जाना जाता है। इनको माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह भी ध्यान में रखना है। एनी बेसेंट जो है प्रथम भारतीय महिला, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये ध्यान में रखिएगा। और 1917 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी और कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी। क्लियर? जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थे। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो उसमें सरोजिनी नायडू हो जाती है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक 1784 ईस्वी में किसने किया था? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में, किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह, नादिर शाह किस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जब नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण किए थे, तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, सम्राट था, उस समय कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किए थे, उस समय दिल्ली का सम्राट जो था, दिल्ली का जो शासक थे, मोहम्मद शाह थे। क्लियर हो गया होगा। नादिर शाह कब आक्रमण किए थे? तो 1739 ईस्वी में किए थे। ये ध्यान में रखना है। क्लियर? 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण किए थे। इसके जस्ट 2 साल पहले 1737 ईस्वी में जो है बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली पर आक्रमण किए थे। क्लियर? जिससे कि है उस समय दिल्ली जो है पूरी कमजोर स्थिति में हो गया था। जब ऐसा किया तो नादिर शाह जो है जब 1739 में आक्रमण किए थे, तो उस समय पूरे दिल्ली का जो है धन संपत्ति लूट करके चले गए थे। यहाँ तक कि मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा भी लेकर के चले गए। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाएगा? तो माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? माइक्रोफोन। जबकि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आजादी के समय, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी थे। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, जो कि अभी ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में जो लद्दाख का जो अभी वर्तमान में ये लद्दाख और देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दो अलग अलग
यूटी बन गया है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो दोनों का जो है वर्तमान उपराज्यपाल जो है ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर का अभी, वो मनोज सिन्हा है, और जबकि लद्दाख का जो अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है वो राधा कृष्ण माथुर है। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। और लद्दाख का जो वर्तमान में अभी उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पत्ती वाली पौधा कौन है? सबसे बड़ी पत्ती वाली पौधा कौन है? तो विक्टोरिया रेजिया है। क्या नाम है? विक्टोरिया रेजिया जो है सबसे बड़ी पत्ती वाली पौधा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा नहर, करा नहर किस देश में है? करा जो नहर है वह किस देश में है? तो ये थाईलैंड में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से है? मतलब कौन संविधान का वह कौन सा भाग है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20 जो है, क्या है? भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसको 20 कर लीजिएगा, लिखा नहीं है। भाग 20 जो है, भाग 20 जो है वो क्या है? वो संविधान संशोधन से संबंधित है। क्लियर। भाग 20 क्लियर हो गया होगा, जिसमें अनुच्छेद 368 का वर्णन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में विधानसभा सीट कितना है? असम में विधानसभा सीट कितना है? तो असम में जो विधानसभा सीट है 126 है। कितना है? असम में विधानसभा का सीट कितना है? 126 है। जबकि बिहार में जो विधानसभा का सीट है वो 243 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सीट 403 है। ये सभी भी फैक्चुअल पॉइंट सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सभी कथन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कथन है, क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, हॉकी, क्या है? हॉकी पहला विश्व कप जो हुआ था, हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था 1971 में खेला गया था। तो बिल्कुल सत्य है कि 1971 में हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया था। तीसरा है, ट्रैक्टर के आविष्कारक, ट्रैक्टर के आविष्कारक जो है रॉबर्ट फॉर्मिच है। तो रॉबर्ट फॉर्मिच जो है ये ट्रैक्टर के आविष्कारक है। तो ट्रैक्टर के आविष्कार जो है रॉबर्ट फॉर्मिच के द्वारा किया गया था, आविष्कारक हो जाएगा। क्लियर। तो ट्रैक्टर के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट फॉर्मिच थे। यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन जो है सत्य हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? राज्य अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादन किया था किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। राज्य अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो रिजु पालिका नदी पर हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? रिजु पालिका नदी पर हुआ था। क्लियर। जबकि निरंजना नदी पर जो है, निरंजना नदी पर किसको प्राप्त हुआ था? बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो
25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? फिर से हम लोग कथन वाला देखते हैं कौन कथन सत्य है। पहला कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। तो बिल्कुल सत्य है कि आयरलैंड से जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, बिल्कुल सत्य है। संसार में सबसे लंबा जो वृक्ष है वह सिकोया है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है कि थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे। तो यह बिल्कुल सत्य है कि थर्ड अंपायर का जो पहला शिकार हुआ था, जो थर्ड अंपायर कभी कभी आउट दे देता है, आप देखे होंगे थर्ड अंपायर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो स्क्रीन पर रहते हैं। तो वहां पर जो है वही कहता है कि थर्ड अंपायर के द्वारा जो पहला शिकार हुआ था वो कौन हुआ था, तो सचिन तेंदुलकर हुए थे। तो बिल्कुल सत्य है कि सचिन तेंदुलकर जो है थर्ड एम्पायर के शिकार होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ये भी सत्य है। तो ये तीनों कथन जो है उपरोक्त में से ये सत्य है। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? या किससे हो जाएगा, किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से प्राप्त करते हैं। किसे? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, पौधा जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है। वायु से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है। परंतु पौधे जो है मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। वही पूछा जा रहा है कि पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, मुख्यतः की चर्चा कर रहा है। तो 13 जो है पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटासियम, जिंक, कॉपर आदि शामिल है। तो ये सभी जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटासियम, जिंक, कॉपर, ये सभी जो है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अधिकांश पोषक तत्व जो है जड़ों के सिरों के पास के बालों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। जो जड़ का जो छोटा छोटा जो आप देखते हैं वो सिरा, तो उससे वो क्या करते हैं, बालों के तरह रहता है, वो पतला पतला रहता है। वही जो है वो क्या करता है, पोषक तत्व अपने अंदर खींचते हैं जड़ों के माध्यम से और विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो वही कह रहा कि पौधे जो अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में बुलाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1913 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत द्वारा जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 12 दिसंबर 1911 की चर्चा है कि उस समय बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया और 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज, कहाँ पर? पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। क्लियर हो गया होगा। तो पहला बैठक जो बुलाया गया था 20 जनवरी के दिन बना, 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। क्लियर। तो उस समय जो है विधान परिषद का जो सदस्य था
43 सदस्यों वाली एक का विधान परिषद को गठित किया गया था। क्लियर। तो इस तरह से जो है आप क्लियर रखिएगा। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या किया, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को 12 दिसंबर 1911 को एक अलग प्रांत बनाया, जिसमें 1912 ईस्वी में जो है विभिन्न श्रेणियों से संबंधित 43 जो है सदस्य वाला विधान परिषद क्या है, बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। 1912 ईस्वी में क्या किया, 43 सदस्यीय बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, और जिसका जो है पहली बैठक जो हुआ वो 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बुलाई गई थी। तो क्लियर हो गया होगा। तो यही क्वेश्चन था कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। क्लियर। तो 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं। वर्तमान की चर्चा हो रहा है कि बिहार में जो है अभी कुल कितने जिले हैं। तो 38 जिले हैं, सभी लोग जानते हैं। क्लियर। तो बिहार में अभी कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। सबसे नया जिला जो है अरवल बना था जहानाबाद से कट करके, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, कहता है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया। तो 2017 में जो है मिला लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो भारत में जो है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। तो 2017 में मिला दिया गया। क्यों, क्योंकि पहले जो है रेल बजट आम बजट दोनों अलग अलग पारित होते थे। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को जो है आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दिया था। 2016 में 21 सितंबर 2016 में मंजूरी दे दिया, और 1 फरवरी 2017 को जो है पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। पहला जो संयुक्त बजट पेश किया गया, रेल बजट और आम बजट, वो 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया। क्लियर। पहले जो था रेलवे का जो है, रेलवे के लिए जो है अलग बजट पेश होता था। कब से शुरू हुआ था, 1924 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये 1924 ईस्वी से जो है रेल बजट अलग से पेश हो रहा था। क्लियर। तो 1924 ईस्वी से 2017 आप समझ सकते हैं। तो 2017 में जाकर के ये दोनों फिर मिल गया। तो उस समय जो 1924 की चर्चा कर रहा है, तो उस समय जब रेल बजट जब 1924 में अलग हुआ था, तो रेल बजट जब पेश हो रहा था, तो रेल बजट कुल बजट का लगभग 84% होता था। अर्थात जो पूरा जो बजट पेश करता था, सबसे ज्यादा जो है राजस्व खर्चा करता था, 84% रेलवे पर खर्चा होता था। और इसीलिए इसे आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी। यही कारण था कि उस समय जो है 84% अर्थात जब कर रहा है कोई भी रेलवे पर खर्चा, यही कारण रहा था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। क्लियर। लेकिन समय के साथ अन्य मंत्रालय का बजट भी बढ़ने लगा। क्या क्या बढ़ने लगा। कुछ ने तो रेलवे के बजट को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा कुछ मंत्रालय आया जो कि रेलवे के बजट को भी पीछे कर दिया। 2016 में रेल बजट कुल बजट का लगभग 15% हो गया था। आप समझ सकते हैं, कहाँ 84% हुआ करता था, अभी मात्र में जो है 2016 की हम चर्चा कर रहे हैं कि 15% हो गया है। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।